तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है सस्टेनेंस। दोस्तों सस्टेनेंस का मतलब होता है पोषण, जीविका या फिर गुजारे का माध्यम। यानी कि सस्टेनेंस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ या फिर वो चीज़ जो जिंदा रहने में, एनर्जी बनाए रखने में या फिर सर्वाइवल में हमारी मदद करती है। दोस्तों ये सिर्फ खाना ही नहीं होता है बल्कि पानी, इनकम, सपोर्ट या फिर इमोशनल बैकिंग भी हो सकती है। मतलब कि लाइफ को सस्टेन करने वाली जो सप्लाई होती है, लाइफ को सस्टेन करने वाली, हमें सपोर्ट करने वाली जो चीज़ें होती है, जो हमें लाइफ में बेसिक नीड्स की तौर पे चाहिए होती है, तो उसे हम सस्टेनेंस कहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि जो खाना और पानी होता है जो बॉडी को हमारी एनर्जी देता है, तो वो हमारी बेसिक सस्टेनेंस है, यानी कि हमारी बेसिक नीड है। या फिर जो जॉब से मिलने वाली जो सैलरी होती है वो फैमिली की सस्टेनेंस होती है, क्योंकि उस पर हमारा गुजारा चलता है। या फिर पेरेंट्स का जो इमोशनल सपोर्ट होता है तो वो मेंटल सस्टेनेंस कहलाई जाती है। या फिर गरीब लोगों के लिए फ्री फूड प्रोग्राम, यानी कि मान लीजिए कि बहुत सारे गरीब लोग हैं और उनके लिए जो है वो मतलब कि किसी ने फूड प्रोग्राम चलाया है कि उन्हें जो है वो फ्री में खाना मिलना चाहिए, तो वो एक तरीके से मीन्स ऑफ सस्टेनेंस है, यानी कि उनके गुजारे का तरीका है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि सस्टेनेंस का मतलब होता है फूड, सपोर्ट और मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि पोषण, जीविका या फिर गुजारा करने का तरीका, तो उसे हम कहेंगे सस्टेनेंस। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है नरिशमेंट, फूड या फिर सपोर्ट। दोस्तों नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण, एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स जिसे हम कह सकते हैं, नरिशमेंट भी कहेंगे उसे। तो ये हमारा हो गया नरिशमेंट यानी कि पोषण। फूड का मतलब होता है खाना और सपोर्ट का मतलब होता है एक तरीके से जो है वो सहायता करना, किसी को जो है वो मतलब कि सपोर्ट करना जिसे हम कह सकते हैं। यानी कि सपोर्ट करने का यहाँ पर मतलब है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, जैसे कि पानी है, इनकम है या फिर जो खाना है जिंदा रहने के लिए, एनर्जी रखने के लिए, तो वो हो गया यहाँ पर सपोर्ट। एंटीनिम की तरफ आए तो एंटीनिम में हमारे पास है स्टार्वेशन, डेप्रिवेशन या फिर लैक। दोस्तों स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी होना, यानी कि जब भूखा रहता है, जिसे खाना नहीं मिलता है, यानी कि एक जो ऐसी स्टेट होती है, एक जो स्थिति होती है जिसमें जो है वो किसी को खाना नहीं मिलता है, सब लोग भूख से मर रहे होते हैं, तो उसे हम स्टार्वेशन कह सकते हैं, यानी कि भूखा रहना, भूखमरी होना। या फिर डेप्रिवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित रहना, किसी चीज़ से जो है वो मतलब कि अलग रहना, किसी चीज़ से वंचित रहना, यानी कि जो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, आप तक पहुंच नहीं रही है, तो उसे हम डेप्रिवेशन कह सकते हैं कि आप तक वो चीज़ नहीं आई है या फिर आप जो है वो उस चीज़ से वंचित हो, तो उसे हम डेप्रिवेशन कहेंगे। और लैक का भी सेम मतलब है कि जो चीज़ आप तक नहीं पहुंचती है या फिर जो चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो वो या तो डेप्रिवेशन हो सकता है या फिर लैक हो सकता है, यानी कि किसी चीज़ की कमी रह जाना, तो उसे हम डेप्रिवेशन, लैक या फिर स्टार्वेशन यानी कि भूखा रहना, भूखमरी होना, तो इस तरीके से हम सारे एंटोनिम्स को समझ पाएंगे। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द विलेजर्स डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग एज देयर मेन सोर्स ऑफ सस्टेनेंस ऑफ फॉर डेली लाइफ। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, जो गांव के लोग हैं वो अपने जो है वो फार्मिंग पे, यानी कि खेती बाड़ी पर जो है वो डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वही इकलौता उनका काम है जो उनके डेली लाइफ के गुजारे के लिए, यानी कि उनकी जीविका के लिए जो है वो मतलब कि सस्टेनेंस के लिए काम आता है। यानी कि जो गाँव के लोग हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड रहते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए, तो वो फार्मिंग पे यानी कि खेती बाड़ी पर डिपेंड रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सब्लिमेट। दोस्तों सब्लिमेट का मतलब होता है भावनाओं को उच्च रूप में बदलना, यानी कि इसे हम अच्छे से समझेंगे तो सब्लिमेट का मतलब होता है किसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स को या फिर इम्पल्सेस को डायरेक्टली एक्सप्रेस करने के बजाय उन्हें किसी पॉजिटिव प्रोडक्टिव काम में चैनल कर देना, यानी कि बदल देना। साइकोलॉजी में ये वर्ड तब यूज होता है जब हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो चिड़चिड़ापन है, यानी कि जो एंगर और फ्रस्ट्रेशन है, या फिर हमारा जो अट्रैक्शन है, उसे अगर हम किसी आर्ट में बदल देते हैं, वर्क में बदल देते हैं, स्पोर्ट्स में या फिर क्रिएटिविटी में बदल देते हैं, तो वो सब्लिमेट करना हो जाता है। मतलब कि नेगेटिव एनर्जी को हायर फॉर्म में पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट कर देना, दैट्स सब्लिमेट। अब
अगर यहाँ पर भी आपको नहीं समझ आया है तो हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है जिसकी वजह से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सब्लिमेट यानी क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और आप गुस्से में जिम वर्कआउट करते हो, यानी कि आप गुस्से को जिम वर्कआउट में निकालते हो। यानी कि आपने क्या किया कि गुस्से को किस चीज़ में बदल लिया, तो अपनी ताकत में बदल लिया। यानी कि आपने गुस्से गुस्से में जिम किया है, आपकी बॉडी बन रही है, यानी कि गुस्से का एक तरीके से आपको फ़ायदा मिल चुका है। तो वो क्या हो गया कि आपने एंगर सब्लिमेट कर दिया, यानी कि आपने अपने गुस्से को जो है वो मतलब कि अपने वर्कआउट में यानी कि अपने हार्ड वर्क में बदल दिया। या फिर मान लीजिए कि कोई दुख होता है किसी को, तो अगर मान लीजिए कोई पोएट होता है या फिर जो राइटिंग करने वाले जो लोग होते हैं, जो लिखते हैं, तो वो अपने दुख को जो है वो पोइट्री में या फिर राइटिंग में बदल देते हैं। यानी कि वो अपने दुख को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो वो राइटिंग में एक्सप्रेस करते हैं। तो वो हम क्या कहेंगे कि उसके इमोशंस उसने सब्लिमेट कर दिए, यानी कि अपने दुख को राइटिंग में बदल दिया। या फिर मान लीजिए कि बहुत ही आप चिड़चिड़ा फील करते हो, फ्रस्ट्रेशन है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा फोकस से काम करते हो। यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फील करने के बाद जब आप एक्स्ट्रा फोकस लगाकर कोई काम करते हो, तो आप कहेंगे, हम कह सकते हैं कि आपकी फीलिंग्स सब्लिमेट हो चुकी है। या फिर कॉम्पिटिटिव जेलेसी को सेल्फ एम्पावरमेंट में यूज़ करना, यानी कि मान लीजिए कि आप जो है वो कॉम्पिटिटिव जेलेसी फील करते हो, यानी कि किसी को देखकर आप जो है वो मतलब कि एक तरीके से कंपटीशन फील करते हो और उसको लेकर आप अगर जेलेसी फील करते हो, और अगर आप उस चीज़ को जो है वो खुद को सुधारने में यूज़ कर लेते हो, तो वो होता है कि आपकी डिज़ायर, आपकी इच्छाएं सब्लिमेट हो चुकी है, यानी कि बदल चुकी है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि सब्लिमेट यानी क्या होता है। यानी कि आपको बस इतना ध्यान रखना है सिंपल मीनिंग के लिए कि सब्लिमेट का मतलब होता है चैनल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनटू पॉजिटिव एक्शन। यानी कि जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, चाहे वो गुस्सा हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, चिड़चिड़ापन यानी कि फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, तो उसे अगर आप किसी पॉजिटिव एक्शन में बदल लेते हो, किसी अच्छे काम में बदल लेते हो, तो उसे हम सब्लिमेट करना कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ट्रांसफॉर्म, एलिवेट या फिर रिफाइन। दोस्तों ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदल देना, एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊंचा उठाना, और रिफाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करना, या फिर किसी चीज़ को और भी ज़्यादा शुद्ध बनाना, यानी कि और भी ज़्यादा रिफाइन बनाना, और भी ज़्यादा अच्छा बनाना। तो उसे हम ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, एलिवेट कह सकते हैं, या फिर रिफाइन कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है डिग्रेड, सप्रेस या फिर लोअर। डिग्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ को और भी ज़्यादा जो है वो मतलब कि बुरा बना देना। एक तरीके से डिग्रेड का मतलब अपमानित करना भी होता है, यानी कि किसी चीज़ को अगर वो कोई चीज़ अच्छी है, उसे अगर आप और भी ज़्यादा उसके कंडीशन बुरे कर देते हो, उसे और भी ज़्यादा निचले स्तर पर ला देते हो, तो वो डिग्रेड करना हो जाता है। सप्रेस करना का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ को बाहर ना आने देना, तो उसे हम सप्रेस करना कह सकते हैं। लोअर का भी सेम मतलब है कि किसी चीज़ को निचला दर्जा देना, या फिर किसी चीज़ को जो है वो और भी ज़्यादा घटिया स्तर पर लाकर रख देना, तो उसे हम लोअर कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही सब्लिमेटेड हिज एंगर इनटू हार्ड वर्क एंड क्रिएटिव राइटिंग। यानी कि उसने क्या किया कि अपने गुस्से को किस चीज़ में बदल लिया, तो अपने गुस्से को उसने जो है वो मतलब कि हार्ड वर्क में, यानी कि कड़ी मेहनत में और क्रिएटिव राइटिंग में बदल लिया। यानी कि उसको जो भी गुस्सा आता था, तो उसने वो गुस्सा कहाँ पर निकाला, तो अपने हार्ड वर्क में निकाला, अपनी राइटिंग में निकाला। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सब्लिमेट यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मॉनिशन। दोस्तों मॉनिशन का मतलब होता है चेतावनी या फिर पूर्व सूचना। यानी कि मॉनिशन का मतलब होता है वार्निंग या फिर कॉशन, जो किसी डेंजर से पहले, प्रॉब्लम से पहले या फिर गलत स्टेप लेने से पहले ही हमें मिल जाती है। ये वार्निंग जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। एक्सटर्नल से मतलब है कि आपको किसी और से भी मिल सकती है, या फिर इंटरनल भी हो सकती है, यानी कि आपके अंदर से आने वाली जो फीलिंग है उससे भी आपको महसूस हो सकता है कि हमें यहाँ पर रुक जाना चाहिए, यहाँ पर हमें जो है वो मतलब कि वार्निंग एक तरीके से मिल रही है। मतलब कि आने वाले रिस्क से पहले ही आपको सिग्नल मिल जाना, तो दैट्स मॉनिशन। ओके, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स हैं, जो अगर मान लीजिए कि आप कहीं पर लेट नाइट ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं, और आपके पेरेंट्स जो है वो आपको थोड़ा रोकते हैं या फिर आपको केयरफुल रहने के लिए कहते हैं, तो वो एक तरीके की मॉनिशन है। यानी कि आपको पहले ही चेतावनी मिल गई है किसी और व्यक्ति से। या फिर मान लीजिए कि आपका फ्रेंड है, आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो आपको रोकता है रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से, तो वो फाइनेंशियल मॉनिशन होता है। या फिर आपका दिल कहता है कि ये काम सही नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो आपके दिल ने आपको वार्निंग दी है, तो वो इनर मॉनिशन होता है। या फिर एग्जाम से पहले टीचर का कह देना कि कोई भी अगर चीटिंग करेगा तो उसका जो नतीजा होगा वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तो यहाँ पर क्या है, तो फॉर्मल मॉनिशन है कि आपको पहले ही वार्निंग मिल चुकी है, अगर आप इसे भी क्रॉस करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि मॉनिशन का मतलब होता है वार्निंग, कॉशन या फिर फोर वार्निंग, यानी कि पूर्व सूचना मिल जाना, पहले ही हमें कोई काम करने से पहले वार्निंग मिल जाना, तो उसे हम मॉनिशन कहते हैं।
दोस्तों और ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है वार्निंग, एडमोनिशन या फिर कॉशन। दोस्तों तीनों का मतलब होता है चेतावनी मिलना, एक तरीके से सतर्क किया जाना, अलर्ट किया जाना। तो उसे हम कॉशन का मतलब होता है सावधानी। तो उस तरीके से यहाँ पर हम जो है वो वार्निंग, एडमोनिशन या फिर कॉशन का यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है एनकरेजमेंट, अप्रूवल या फिर अश्योरेंस। दोस्तों एनकरेजमेंट का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहित करना आगे बढ़ने के लिए कि ये काम तुम करो, तो उसे हम एनकरेज करना कह सकते हैं। अप्रूवल का मतलब होता है एक तरीके से स्वीकृति दे देना, यानी कि मान्यता दे देना, स्वीकार कर लेना उसके किसी भी एक्शंस को या फिर काम को, तो वो अप्रूवल होता है। अश्योरेंस का मतलब होता है सांत्वना देना, यानी कि उसके साथ खड़े होना कि मैं तुम्हारे साथ इस काम में खड़ा हूं, तो वो एक तरीके से अश्योरेंस हो गया। यानी कि ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही इग्नोर द डॉक्टर्स मॉनिशन अबाउट अनहेल्दी हैबिट्स एंड लेटर फेस्ड सीरियस प्रॉब्लम्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसने जो है वो उसने क्या किया कि डॉक्टर के द्वारा मिली गई जो भी चेतावनियाँ थी, उसे किस चीज़ के बारे में चेतावनी मिली थी, तो अनहेल्दी हैबिट्स के बारे में उसे चेतावनी दी थी डॉक्टर ने कि तुम जो है वो ये सारी हैबिट्स छोड़ दो। लेकिन उसने क्या किया कि इन सारी बातों को इग्नोर किया और बाद में थोड़े समय के बाद उसे और भी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि मॉनिशन यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्ट्रावेन। दोस्तों कॉन्ट्रावेन का मतलब होता है उल्लंघन करना या फिर नियम के खिलाफ जाना। यानी कि कॉन्ट्रावेन का मतलब होता है किसी रूल को, किसी लॉ को या फिर एग्रीमेंट या फिर किसी के मतलब कि नियमों को, इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली वायलेशन करना, यानी कि उसका डायरेक्टली वायलेशन करना, यानी कि नियमों का उल्लंघन करना, उनको तोड़ना, उनको क्रॉस करना। ये जानबूझकर या फिर केयरलेस तरीके से भी हो सकता है, पर रिजल्ट ये होता है कि आपने रूल्स को मतलब कि तोड़ा है, आप रूल्स के अगेंस्ट जा चुके हो। मतलब कि क्लियर रूल ब्रेकिंग को हम कहते हैं कॉन्ट्रावेन। दोस्तों उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रैफिक सिग्नल पर आप अगर मतलब कि ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर अगर आप गाड़ी चला लेते हो, तो वो आपने क्या है किया है, तो ट्रैफिक लॉ कॉन्ट्रावेन किया है। या फिर कंपनी पॉलिसी के खिलाफ काम करना, तो वो रूल्स कॉन्ट्रावेन होते हैं। या फिर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स फॉलो ना करना, यानी कि जो भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आया था, आपने उस पर साइन किया था और अब आप जो है वो उसके टर्म्स एंड पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हो, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रावेन है। या फिर स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट जाना, उन्हें तोड़ना, बार बार जो है वो उनका मतलब कि अपमान करना, तो वो भी एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि कॉन्ट्रावेन हो सकता है, यानी कि रूल्स को तोड़ना बेसिकली। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रावेन का मतलब होता है वायलेट, एक्ट अगेंस्ट अ रूल और लॉ, यानी कि किसी नियम के खिलाफ जाना या फिर उसे तोड़ना या ब्रीच करना, यानी कि उसका उल्लंघन करना। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है वायलेट, ब्रीच या फिर इन्फ्रिंज। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है किसी रूल का उल्लंघन करना, तोड़ना, उसके अगेंस्ट जाना, उसके खिलाफ जाना, तो उसे हम कह सकते हैं वायलेट करना, ब्रीच करना या फिर इन्फ्रिंज करना। एंटोनिम में हमारे पास है ओबे, फॉलो या फिर कंप्लाई। दोस्तों ओबे या फिर फॉलो का मतलब होता है किसी रूल को मानना, उसको स्वीकार करना, उसके जैसा मतलब कि जैसा वो रूल है उसी तरीके से बिहेव करना, फॉलो करना, उसे उसका अनुकरण करना। कंप्लाई का मतलब होता है अपने ऊपर मतलब कि लागू कर लेना कोई चीज़, तो उसे हम कंप्लाई कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द कंपनी वॉज फाइंड बिकॉज इट कॉन्ट्रावेन सेफ्टी रूल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कंपनी पर जो है वो मतलब कि फाइन लगाया गया था, दंड लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो सेफ्टी रूल्स को मतलब कि ध्यान में नहीं रखा, उन रूल्स को तोड़ दिया, तो इसलिए उन पर क्या लागू किया गया, तो फाइन लागू किया गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कॉन्ट्रावेन यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अवाउच। दोस्तों अवाउच का मतलब होता है पुष्टि करना या फिर गवाही देना। यानी कि अवाउच का मतलब होता है किसी बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ सच कहकर कंफर्म कर देना या फिर उसकी गारंटी देना। यानी कि जब आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो वही अवाउच करना होता है। ये वर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग असर्शन या फिर अश्योरेंस शो करता है बेसिकली। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गवाहीदार है, यानी कि विटनेस है, उसका अगर मान लीजिए कि वो कोर्ट में अगर कोई स्टेटमेंट कंफर्म कर देता है, तो वो हम कहेंगे कि विटनेस ने जो है वो मतलब कि सच्चाई को अवाउच कर दिया है, यानी कि उसने कंफर्म कर दिया, उसकी गारंटी दे दी है। या फिर फ्रेंड का किसी कैरेक्टर की गारंटी देना कि उसका कैरेक्टर मैं जानता हूँ, उसका कैरेक्टर खराब नहीं है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसके कैरेक्टर की गारंटी ले लूँगा। तो ये होता है कि फ्रेंड अवाउचेस फॉर हिम, यानी कि उसने क्या किया है, तो उसने जो है वो बेसिकली फ्रेंड के लिए क्लेम किया है, बेसिकली फ्रेंड का साथ दिया है। या फिर मैनेजर
का एम्प्लॉय के लिए काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, तो वो होता है मैनेजर अवाउचेज द वर्क। या फिर पेरेंट का चाइल्ड के बिहेवियर की जिम्मेदारी लेना कि मेरा बच्चा जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये वो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि ये कभी कुछ नहीं करेगा। तो वो होता है कि पेरेंट ने जो है वो बच्चे को अवाउच किया है, यानी कि उसकी गारंटी ली है, उसकी पुष्टि की है, उसको क्लेम किया है। तो सिंपल मीनिंग में आपको इतना ध्यान रखना है कि अवाउच का मतलब होता है असर्ट कॉन्फिडेंटली या फिर गारंटी एज अ ट्रू, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि गवाही देना, किसी की पुष्टि करना, उसकी गारंटी देना, तो उसे हम अवाउच कह सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम में हमारे पास है अफर्म, असर्ट या फिर टेस्टिफाई। दोस्तों तीनों का ही मतलब होता है पुष्टि करना, क्लेम करना, गवाही देना, किसी की गारंटी देना, किसी को जो है वो परखना बेसिकली, तो उसे हम कह सकते हैं अफर्म करना, असर्ट करना या फिर टेस्टिफाई करना। एंटोनिम में हमारे पास है डिनाई, डिस्क्लेम या फिर रिफ्यूट, यानी कि मना कर देना, किसी चीज़ से पीछे हट जाना, किसी चीज़ से जो है वो मतलब कि कदम पीछे ले लेना, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि उसने डिनाई कर दिया, डिस्क्लेम कर दिया। यानी कि डिस्क्लेम का मतलब होता है कि अपनी कही गई बात जो है वो उसने मना कर दी, यानी कि उससे मानने से, स्वीकार करने से मना कर दिया, तो उसे हम कह सकते हैं डिनाई करना, डिस्क्लेम करना या फिर रिफ्यूट करना, यानी कि उसके खिलाफ चले जाना। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही अवाउच हिज इनोसेंस बिफोर द जज विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जो है वो जज के सामने अपने बेगुनाही का मतलब कि बेगुनाही को मतलब कि एक तरीके से गारंटी दी कि मैं जो है वो बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो इस तरीके से उसने जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली जज के सामने ये सब कुछ बोला। तो इसी तरीके से हम जो है वो समझ पाएंगे कि अवाउच यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसर्नमेंट। दोस्तों डिसर्नमेंट का मतलब होता है विवेक, सूझबूझ या फिर समझदारी, यानी कि इसका मतलब होता है चीज़ों के बीच सटल डिफरेंसेस को समझने की एबिलिटी, स्पेशली सही गलत में, यूजफुल यूजलेस में, या फिर सच्चाई और गलत में, यानी कि जो ट्रुथ और फेक होता है उनके बीच अगर आप सही फर्क समझ पाते हो तो आपके अंदर डिसर्नमेंट है। दोस्तों ये जो है वो मतलब कि एक तरीके का सिर्फ नॉलेज ही नहीं होता है, बल्कि क्लियर जजमेंट और शार्प अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब कि सोच समझ कर किसी चीज़ की पहचान करना, तो दैट्स डिसर्नमेंट। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि फेक न्यूज़ कौन सी है और रियल न्यूज़ कौन सी है, इसके बीच अगर आप फ़र्क समझ सकते हो तो वो आपकी डिसर्नमेंट है। या फिर राइट करियर ऑप्शन को चूज़ करना, तो वो भी गुड डिसर्नमेंट होता है। या फिर लोगों के इंटेंशंस को समझ पाना कि किसके इंटेंशंस गलत है, किसके इंटेंशंस सही है, तो वो डिसर्नमेंट ऑफ कैरेक्टर होता है। या फिर शॉपिंग में क्वालिटी और कॉपी में फ़र्क करना, यानी कि कौन सी चीज़ें रियल है, कौन सी चीज़ें ब्रांडेड है, कौन सी चीज़ें ड्यूप है, तो ये भी अगर आपको समझ आता है तो वो भी एक तरीके से डिसर्नमेंट होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में डिसर्नमेंट का मतलब होता है शार्प जजमेंट, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश वाइसली, यानी कि फ़र्क करना जो आपको आ सकता है, यानी कि जो आपको फ़र्क करना आता है चीज़ों के बीच में, या फिर आपका जो शार्प जजमेंट होता है किसी चीज़ को लेकर, तो उसे हम कह सकते हैं डिसर्नमेंट। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है जजमेंट, इंसाइट या फिर परसेप्शन, यानी कि एक तरीके से आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी जो सूझबूझ है, आपकी जो समझदारी है, आपका जो मतलब कि फैसला है, तो उसे हम कह सकते हैं कि आपके अंदर जजमेंट है, इंसाइट है, परसेप्शन है, यानी कि आपके अंदर एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वो हो गया हमारा सिनोनिम। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है कन्फ्यूजन, इग्नोरेंस या फिर फुलिशनेस। दोस्तों कन्फ्यूजन का मतलब होता है जो चीज़ें डिसाइड नहीं कर पाता है, हमेशा जो है वो मतलब कि उलझा हुआ रहता है, तो उसे हम कन्फ्यूजन कह सकते हैं। इग्नोरेंस का मतलब है जिसका किसी चीज़ पर ध्यान नहीं है कि कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत है, जो अवॉइड करता है, तो वो इग्नोरेंस हो गया। फुलिशनेस का मतलब है जो थोड़ा पागलपन है, यानी कि जो मतलब कि पागलपन को हम क्या कहते हैं, फुलिशनेस कह सकते हैं, जिससे जो है वो मतलब कि सही गलत का फ़र्क नहीं समझता है, तो वो हो गया फुलिशनेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हर डिसर्नमेंट हेल्प्ड हर चूज द राइट फ्रेंड्स एंड अवॉइड ट्रबल, यानी कि उसकी सही और गलत की समझ ने उसे जो है वो मतलब कि सही फ्रेंड चूज करने में हेल्प की, और बाकी की जो मतलब कि फालतू जो प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड करने में हेल्प की, यानी कि उसकी सही गलत की समझ ने उससे क्या किया, तो सही फैसला लेने में यानी कि हेल्प किया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि डिसर्नमेंट यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ट्राइट। दोस्तों ट्राइट का मतलब होता है साधारण या फिर घिसा पिटा, यानी कि ट्राइट का मतलब होता है कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है कि वो बोरिंग लगने लगी है, प्रेडिक्टेबल लगने लगी है, या फिर मीनिंगलेस लगने लगी है। ऐसी बात, आइडिया या फिर एक्सप्रेशन जो पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा था पर अब उसकी फ्रेशनेस खत्म हो चुकी है, तो वो ट्राइट कहलाता है। मतलब कि कोई चीज़ ओवर यूज्ड या फिर डल, तो उसे हम ट्राइट कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आप स्पीच सुन रहे हो और आपको हर स्पीच में वही घिसी पिटी सेम मोटिवेशनल
लाइन सुनने के लिए मिलती है तो वो आपके लिए ट्राइट स्टेटमेंट कहलाएगा। या फिर मूवी में जो है वो हर मूवी में घिसा पीटा सेम लव ट्रायंगल, तो वो ट्राइट स्टोरी होती है। या फिर इंटरव्यू में बार बार सुने हुए आंसर्स जो है वो रिपीट किए जाते हैं तो वो ट्राइट रिस्पॉन्सेज होते हैं। या फिर सोशल मीडिया पर रिपीटेड कोट्स, यानी कि जो अगर आप सेम कोट्स बार बार पढ़ रहे हो तो वो भी ट्राइट कोट्स होते हैं, यानी कि एक तरीके के एक मतलब कि मोमेंट के बाद आपको वो बोरिंग लगने लगते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ट्राइट का मतलब होता है ओवर यूज्ड, डल या फिर लैकिंग ओरिजिनलिटी, यानी कि जिसमें कोई फ्रेशनेस नहीं होती है, जो कुछ नयापन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं ट्राइट। यानी कि जो घिसा पिटा है, साधारण है, हमारा देखा हुआ है, हमारा सुना हुआ है ऑलरेडी, तो उसे हम ट्राइट कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है बैनल, कॉमन प्लेस या फिर क्लीशे। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा घिसी पिटी है, साधारण है, नॉर्मल है, जिसमें कोई नयापन नहीं है, तो उसे हम बैनल कह सकते हैं, कॉमन प्लेस कह सकते हैं, फिर क्लीशे भी कह सकते हैं, यानी कि घिसी पिटी कोई चीज़। एंटोनी में हमारे पास है ओरिजिनल, फ्रेश या फिर इनोवेटिव, यानी कि जो कुछ अभी अभी नया बना है, जो ओरिजिनल है, जो फ्रेश है बिल्कुल, तो उसे हम कहेंगे कि ओरिजिनल, फ्रेश या फिर इनोवेटिव, यानी कि जो अभी कुछ नया बना है, जिसमें नयापन है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द मूवी वॉज फुल ऑफ ट्राइट जोक्स दैट एवरीवन हैड हर्ड बिफोर। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि उस मूवी में जो है वो बहुत ही ज़्यादा घिसे पिटे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मामूली जोक्स थे जो हर किसी ने पहले मेरे हिसाब से शायद सुन रखे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एमिनेशन। दोस्तों एमिनेशन का मतलब होता है उत्सर्जन या फिर प्रवाह, यानी कि एमिनेशन का मतलब होता है किसी सोर्स से नेचुरली बाहर निकलने वाली कोई चीज़, जैसे कि ये कोई सुगंध हो सकती है, लाइट हो सकती है, एनर्जी हो सकती है या फिर कोई फीलिंग हो सकती है। ये चीज़ जो है वो जानबूझकर नहीं भेजी जाती है बल्कि अपने आप स्प्रेड होती है, मतलब कि सोर्स से फ्लो होकर निकलना, तो उसे हम कहते हैं एमिनेशन। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि परफ्यूम लगाने के बाद जो स्मेल फैल जाती है, तो दैट्स एमिनेशन ऑफ फ्रेग्रेंस, यानी कि आप जानबूझकर तो नहीं फैलाते वो फ्रेग्रेंस, मतलब कि वो अपने आप फैलती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि आप हाथ से लेकर जो है वो मतलब कि किसी को फ्रेग्रेंस दे रहे हो, तो उसे हम एमिनेशन कहेंगे। या फिर बल्ब से निकलने वाली रोशनी, तो वो लाइट एमिनेशन होता है। किसी काम पर्सन से पॉजिटिव वाइब आना, तो वो एमिनेशन ऑफ पॉजिटिविटी होता है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आप पॉजिटिविटी उसके अंदर से खींच के निकाल रहे हो, बल्कि वो अपने आप आती है, तो उसे हम एमिनेशन ऑफ पॉजिटिविटी कह सकते हैं। या फिर फायर से हीट का निकलना, यानी कि फायर से गर्माहट का निकलना, तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसे हम कहेंगे एमिनेशन ऑफ हीट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एमिनेशन का मतलब होता है समथिंग दैट फ्लोज और कम आउट फ्रॉम अ सोर्स, यानी कि किसी सोर्स से किसी चीज़ का बाहर निकलना। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एमिशन, आउटफ्लो या फिर रेडियंस। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ का बाहर निकलना, किसी चीज़ का बाहर की तरफ प्रवाह होना। एंटोनिम में हमारे पास है एब्जॉर्प्शन, कंटेनमेंट या फिर रिटेंशन। दोस्तों एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अपने अंदर किसी चीज़ को खींच लेना, बेसिकली उसको जो है वो मतलब कि जैसे कि अंदर की तरफ जो है वो मतलब कि उसको खींच लेना, तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। कंटेनमेंट का मतलब होता है रोकथाम करना। रिटेंशन का भी मतलब होता है किसी चीज़ को धारण करना बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, कंटेनमेंट या फिर रिटेंशन, जो कि हमारे क्या है तो एंटोनिम्स है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है अ प्लेजेंट फ्रेग्रेंस वाज एन एमिनेशन फ्रॉम द ब्लूमिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। यानी कि यहाँ पर जो है वो मतलब कि एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात कही गई है, जैसे कि सेंटेंस पढ़ के हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है कि यहाँ पर बताई गई है जो मतलब कि बहुत ही अच्छी सुगंध थी, यानी कि प्लेजेंट फ्रेग्रेंस थी, वो कहाँ से आ रही थी, तो वो ब्लूमिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, यानी कि जो गार्डन में खिले हुए फूल थे, तो उनमें से वो निकल कर जो है वो मतलब कि एमिनेशन, यानी कि फ्रेग्रेंस का वहाँ पर एमिनेशन हो रहा था, वो सुगंध जो है वो खिले हुए फूल जो कि गार्डन में थे उनमें से निकल कर आ रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको समझना है कि एमिनेशन यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिसअरे। दोस्तों डिसअरे का मतलब होता है अव्यवस्था या फिर अस्त व्यस्तता, यानी कि डिसअरे का मतलब होता है पूरा मेस, यानी कि चीज़ें जो है वो इधर उधर बिखरी हुई होना या फिर सिस्टम का बिल्कुल बिगड़ जाना, तो उसे हम डिसअरे कह सकते हैं। जब कोई ऑर्डर, प्लानिंग या फिर नीटनेस खत्म हो जाती है या फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता है सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन डिसअरे कहलाती है, मतलब कि कंप्लीट लैक ऑफ अरेंजमेंट, उसे हम कहते हैं डिसअरे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि तूफान के बाद घर का जो सामान इधर उधर बिखर जाता है, तो वो हाउस इज डिसअरे हम कह सकते हैं। या फिर टीम लीडर के बिना प्रोजेक्ट का बिगड़ जाना, क्योंकि प्रोजेक्ट को जो है वो सही डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है, उसे कोई लीड ही नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम प्रोजेक्ट इज डिसअरे कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट में जो है वो थोड़ा मतलब कि अस्त व्यस्तता आ चुकी है। या फिर वार्डरोब, जिसमें कपड़े बिखरे हुए पड़े हो, तो वो हम कह सकते हैं कि रूम इज या फिर वार्डरोब इज डिसअरे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डिसअरे का मतलब होता है डिसऑर्डर, मेस या फिर कंफ्यूजन, तो उसे हम कहेंगे डिसअरे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि
हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिसऑर्डर, केओस या फिर कंफ्यूजन। दोस्तों डिसऑर्डर का मतलब होता है एक तरीके से व्यवस्था ना होना किसी चीज़ में अरेंजमेंट ना होना। केओस का मतलब होता है अफरा तफरी होना, हंगामा होना, यानी कि बहुत ज़्यादा शोरगुल होना। एक तरीके से जो हंगामा होता है तो उसे हम केओस कह सकते हैं। कन्फ्यूजन का मतलब होता है बेसिकली उलझन होना, तो उसे हम कन्फ्यूजन कहेंगे। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है ऑर्डर, अरेंजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी चीज़ में व्यवस्था होना, किसी चीज़ को ऑर्डर में रखना, किसी चीज़ को अरेंज करके रखना, ऑर्गेनाइज करके रखना, तो उसे हम कह सकते हैं ऑर्डर, अरेंजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द सडन स्टॉर्म थ्रू द मार्केट इनटू डिसअरे विद पीपल रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि अचानक आए तूफान की वजह से क्या हो गया था, तो मार्केट जो है वो अस्त व्यस्त हो गया था। यानी कि मार्केट जो है वो पूरी तरीके से फैल गया था, यानी कि सब कुछ मार्केट में बिखर गया था, और उसी की वजह से जो है वो लोग जो है वो सारी डायरेक्शंस में यानी कि सारी तरफ भागने लगे थे, यानी कि एक तरीके से अफरा तफरी मच चुकी थी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिसअरे यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है एम्बार्गो। दोस्तों एम्बार्गो का मतलब होता है प्रतिबंध या फिर रोक। यानी कि एम्बार्गो का मतलब होता है किसी चीज़ पर ऑफिशियल बैन या फिर रिस्ट्रिक्शन लगा देना, स्पेशली किसी बिजनेस पर यानी कि ट्रेड यानी कि व्यापार पर, न्यूज़ पर यानी कि जो समाचार होते हैं उस पर, या फिर सप्लाई पर। ओके, ये जो बैन है वो यूजुअली गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटी के थ्रू लगाया जाता है, ताकि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि टेम्पररीली या फिर परमानेंटली जो है वो रोकी जा सके। मतलब कि जानबूझकर फोर्सफुली किसी चीज़ को रोक देना, उस पर प्रतिबंध लगाना, तो उसे हम कह सकते हैं एम्बार्गो। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड रोक देना, यानी कि उन दोनों के बीच जो व्यापार हो रहा था वो व्यापार अगर अब रोक दिया जाता है तो उसे हम कह सकते हैं कि ट्रेड एम्बार्गो है, यानी कि ट्रेड को जो है वो मतलब कि एम्बार्गो कर दिया गया है। या फिर कोर्ट का मीडिया को जो है वो न्यूज़ पब्लिश करने से रोकना, तो वो होता है न्यूज़ का एम्बार्गो करना। या फिर वॉर के टाइम जो है वो वेपन्स की सप्लाई बंद कर देना, तो वो होता है आर्म्स एम्बार्गो। या फिर कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही मीडिया को इन्फॉर्मेशन ना देना, तो वो होता है इन्फॉर्मेशन एम्बार्गो। यानी कि हमने क्या किया है, तो इन्फॉर्मेशन पर रोक लगा दी है, प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि एम्बार्गो का मतलब होता है ऑफिशियल बैन और रेस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी चीज़ को अथॉरिटी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर देना, उस पर रोक लगा देना, प्रतिबंध लगा देना, तो उसे हम कह सकते हैं एम्बार्गो। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है बैन, प्रोहिबिशन या फिर रेस्ट्रिक्शन। दोस्तों तीनों का ही मतलब होता है कि रोक लगा देना, किसी चीज़ को बंद कर देना, प्रतिबंध लगाना, तो उसे हम कह सकते हैं बैन करना, प्रोहिबिट करना या फिर रेस्ट्रिक्शन उस पर लगा देना। एंटोनी में हमारे पास है परमिशन, अप्रूवल या फिर फ्रीडम। दोस्तों परमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि एक तरीके से आज़ादी दे देना, यानी कि उसको जो है वो परमिट कर देना, उसको जो है वो मतलब कि मंजूरी दे देना। अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, उसको जो है वो मतलब कि मान्यता दे देना, तो उसे हम अप्रूव करना कह सकते हैं। फ्रीडम का मतलब होता है एक तरीके से आज़ादी, यानी कि जिस चीज़ को हम बंद नहीं कर सकते उसे हम खुली छूट दे देते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं परमिशन देना, अप्रूवल देना या फिर फ्रीडम देना। वहीं अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द गवर्नमेंट प्लेस्ड एन एम्बार्गो ऑन सर्टेन गुड्स टू कंट्रोल प्राइसेस इन द मार्केट। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, तो सरकार ने ये किया कि सरकार ने जो है वो कुछ चीज़ों पर, कुछ गुड्स यानी कि कुछ चीज़ों पर जो है वो मतलब कि रोक लगा दी, ताकि जो है वो मतलब कि मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एम्बार्गो यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।